हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 8 है, चैप्टर नंबर 3 है, आज ही स्टार्ट किया है और लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम इसमें बेटे जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविटी। उसकी डेफिनेशन को जान रहे हैं। तो ज़रा समझो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और क्यों होती है, पहले समझिए। देखो बेटे, कुछ ना ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कम स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी उनकी कम है। तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्पॉन्टेनियसली, वर्ड ध्यान से सुनो, स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली माने होता है खुद से, खुद बा खुद, बिना किसी दबाव के, खुद से, है ना, सेल्फ। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं बेटे जो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ पार्टिकल्स को या तो निकालते हैं, किन्हें निकालते हैं, पार्टिकल्स को, कुछ पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को स्पॉन्टेनियसली, खुद बा खुद। क्यों? अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। इसी घटना को फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। बताओ क्या बताया? कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेटे जो ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्पॉन्टेनियसली कुछ पार्टिकल्स जैसे अल्फ़ा और बीटा होते हैं जनरली, और कुछ रेडिएशन जिन्हें गामा रेडिएशन कहते हैं, इनको अपने आप में से इमिट करते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब देखो एक बार मैं डेफिनेशन जो है वो आपको बता भी देता हूं, तो को जरा सुनो। द स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इनटू अनदर with the emission of some particles or electromagnetic radiations is called natural radioactivity। क्या डेफिनेशन क्लियर है? तो एक बार लिख भी लेते हैं। द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब मैं बता चुका हूं, खुद से, खुद बा खुद। द स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन, the spontaneous transformation of an element into another with the, क्या चीजों का बताओ emission होना है? with the emission of some particles, और या फिर क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सम पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज कॉल्ड, रेडियो एक्टिविटी कह लो या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, एक ही बात है, इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इसमें मैंने दो चीज़ों के जवाब दिए हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और क्यों होती है। क्यों का कारण क्या बताया? क्योंकि चीज़ें जो हैं स्टेबल नहीं हैं, इसीलिए अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो इस फिनोमिना को एग्जिबिट करती हैं। तो दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी बेटा। अब देखो, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि जो रेडिएशन निकले इसमें से या पार्टिकल्स निकले, उसकी पहचान हुई कैसे कि ये अल्फा हैं, बीटा हैं या गामा हैं। तो देखो, मैं तुम्हें कुछ बातों से इनकी पहचान बता रहा हूं। सबसे पहले अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, फिर तुम आराम से इनको पहचान सकते हो। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा
इनकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हैं, गामा रेडिएशंस हैं, है ना बेटा। ये तो देखो मैं 4 पार्ट्स में ना ये खाने बना रहा हूं। एक तो ये खाना हो गया बच्चों जिसमें प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक ये हो गया जिसमें अल्फा के बारे में लिखेंगे, एक में बीटा के बारे में लिखेंगे और एक में गामा के बारे में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऊपर क्या लिख रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज। यहाँ तो लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज जिन पर चर्चा करेंगे। यहाँ अल्फा पार्टिकल्स की चर्चा करेंगे इस वाले कॉलम में, यहाँ चर्चा करेंगे बीटा पार्टिकल्स की और यहाँ चर्चा करेंगे गामा रेडिएशंस की। तो सारी बात क्लियर हो गई है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है मास। मास कैसा है तो जरा ध्यान से देखो। अल्फा पार्टिकल वास्तव में हीलियम का न्यूक्लियस होता है। क्या बोला जी, हीलियम के न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो 2He4 है हीलियम, तुम्हें पता है हीलियम का न्यूक्लियस है। तो इसका मास होगा, ऊपर जो होता है वो मास होता है 4 AMU, यानी 4 प्रोटॉन्स के बराबर मास होता है। तो इसका मास होता है 4 AMU या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 4 टाइम्स मास ऑफ अ प्रोटॉन। पहली बात क्लियर हो गई। बीटा पार्टिकल वास्तव में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ही नाम बीटा पार्टिकल है, ये सिंबल है, ठीक है। मास लगभग 0 है, बहुत कम होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कितना होता है, अगर आप किलोग्राम में लिखो तो आपको याद ही है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। और अगर आप प्रोटॉन से तुलना करो तो एक प्रोटॉन के मास में 1836 का लगभग डिवाइड कर दो। एक प्रोटॉन के मास में 1836 का डिवाइड कर दो तो बीटा पार्टिकल का मास होता है। गामा, इनका रेस्ट मास 0 होता है। ये फोटॉन्स हैं बेटा, तो इनका रेस्ट मास 0 होता है, यानी इनमें कोई मास वैसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया मास। दूसरा पॉइंट ले रहे हैं चार्ज। चार्ज कितने कितने हैं तो देखो बेटा 2He4 में ये चार्ज होता है, नीचे जो लिखा होता है एटॉमिक नंबर यही चार्ज है। तो कितना चार्ज होता है, 2 प्रोटॉन्स के बराबर प्लस 2E। एक प्रोटॉन का चार्ज E, तो इसका चार्ज होता है प्लस 2E। इसका चार्ज देखो -1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो -E। इस पर कोई चार्ज गामा रेडिएशन पर नहीं होता है, ये फोटॉन्स हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है और इनका रेस्ट मास 0 होता है। तो चार्ज क्या है, 0, कोई चार्ज इन पर नहीं है। दो बातें हो गई भाई, मास हो गया, चार्ज हो गया। अब बात कर रहे हैं इनकी वेलोसिटी की। तो देखो जरा वेलोसिटी के मामले में समझो। ये सबसे भारी है, सबसे भारी है ना, काफी हैवियर है, इसलिए इसकी वेलोसिटी कम होती है। इसकी वेलोसिटी इसकी तुलना में, यानी कि अल्फा पार्टिकल की तुलना में बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और गामा रेडिएशंस हैं, इनकी वेलोसिटी इक्वल टू c होती है। c माने स्पीड ऑफ लाइट। तो इनकी वेलोसिटी कम, लेसर, इनकी मोर देन अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल से तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन गामा पार्टिकल्स जितनी तो किसी की वेलोसिटी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको पता है गामा रेडिएशंस जो हैं या फोटॉन्स जो हैं, इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, जो सबसे ज़्यादा है। पेज बदल रहा हूँ, अभी 2-3 प्रॉपर्टीज़ और हैं, उनके लिए अगला पेज पर हम जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, अगले पेज पर हम आ रहे हैं। वैसे ही 4 कॉलम बना दे रहा हूँ बेटा समझने के लिए। तो ये 4 कॉलम हैं आपके, एक तरफ प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, एक तरफ अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, बीटा पार्टिकल्स के बारे में और गामा के बारे में, ठीक है। तो इधर क्या आ रही है, प्रॉपर्टीज। यहाँ अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, यहाँ बीटा के बारे में, यहाँ गामा के बारे में, राइट। अब देखो बेटा, स्पीड के बाद आती है आपकी पेनिट्रेशन पावर।
पहले बताओ, पेनिट्रेशन पावर समझते हो? चीजों को भेदने की क्षमता, चीजों के आर पार जाने की क्षमता, पेनिट्रेट करने की क्षमता। तो अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है, ठीक है, लेसर। बीटा की अल्फा से पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, तो मोर देन अल्फा पार्टिकल्स। और गामा की पेनिट्रेशन पावर और भी ज़्यादा होती है। तो इन तीनों की तुलना करें तो गामा की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है इन तीनों में। तो मैंने वर्ड लिख दिया मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है वर्ड में मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब यहाँ पर ये है कि अल्फा और बीटा की तुलना में गामा की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन पावर की। आयोनाइजेशन पावर यानी अगर किसी गैस में से गुजरे तो उसको आयोनाइज करने की क्षमता। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइज करने की क्षमता अल्फा पार्टिकल्स में होती है। तो इन तीनों में ये मैक्सिमम, ये क्षमता मिडिल है यानी कि अल्फा से कम लेकिन गामा से ज़्यादा, और ये मिनिमम है। गामा पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन पावर सबसे कम होती है, ठीक है। अब बताते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को एक साथ ही डिस्कस कर दे रहे हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके इफेक्ट पर जरा बात कर लेते हैं। तो देखो, तुम्हें पता ही है अल्फा पार्टिकल्स पर चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड माने एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट इस तरह से लगाओगे, सोचो क्या होगा। इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अगर ये सीधा जा रहा होगा तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स किस प्लेट की तरफ मुड़ेंगे? नेगेटिव प्लेट की तरफ। क्यों मुड़ेंगे? क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी आपको पता है इन पर फोर्स लगेगा, क्यू वी बी साइन थीटा, जिसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इसकी वजह से ये पार्टिकल्स डेविएट हो जाएंगे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं चल रहे हैं, क्योंकि थीटा जीरो होने पर तो डेविएशन नहीं होगा। तो इफ पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड तो दे विल डेविएट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डेविएट हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट हो जाएंगे, क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब बीटा पार्टिकल्स पर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है, पता ही है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। तो अगर ये सीधा जा रहे हैं तो ये किधर डेविएट होंगे बताओ? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो जाएंगे। और ये हल्के होते हैं तो इनका डेविएशन, जो फोर्स लगेगा उससे इनका डेविएशन ज़्यादा होगा। अल्फा पार्टिकल का डेविएशन कम होगा, लेकिन इनका डेविएशन अल्फा पार्टिकल्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका मास बहुत कम है। तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट होंगे और अल्फा पार्टिकल से कहीं ज़्यादा डेविएट होंगे। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट होंगे। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो जाते हैं, और इस डेविएशन से पता चलता है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्योंकि डेविएट हो रहे हैं, तो पता चलता है ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और इनका डेविएशन काफ़ी ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि इनका मास काफ़ी कम है। इन पर बेटे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होंगे ना मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होंगे, ठीक है। तो गामा पार्टिकल्स या गामा रेडिएशंस कह सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होते हैं। अब बात आती है इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। अगर एक फोटोग्राफिक प्लेट ले लें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो बेटा, ये जो रेडिएशंस हैं ये आंखों से तो दिखाई नहीं देते हैं। आप इन्हें आंखों से देखना चाहें तो हमें ये दिखाई नहीं देंगे। जैसे हम एक्सरे कराना जाते हैं कभी, तो एक्सरे की रेज निकली वो हमें दिखाई थोड़ी देती हैं, इनविजिबल रेज होती हैं, है ना। लेकिन उसका इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट पर दिखाई देता है। तो जब वो फोटोग्राफिक प्लेट हमारे सामने रखते हैं तब हमें पता चलता है कि अंदर ये बातें हैं हमारे, है ना। तो इनका इफेक्ट किस पर दिखाई देता है? फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट।
तो अल्फा पार्टिकल्स भी फोटोग्राफिक प्लेट को एक्सपोज करते हैं, यानी उसको अफेक्ट करते हैं। बीटा पार्टिकल्स भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, और गामा रेडिएशंस भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, यानी उसे एक्सपोज कर देते हैं। तो ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को एक्सपोज कर देते हैं, ये भी एक्सपोज कर देते हैं, और ये भी एक्सपोज कर देते हैं। सभी फोटोग्राफिक प्लेट पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज को आप समझ गए होंगे। राइट, क्लियर है? अब बेटे देखो, मैं तुम्हें दो ग्राफ दिखा रहा हूं। इन ग्राफों से पता चलता है कि जो रेडियो एक्टिविटी में चीजें निकल रही हैं उनमें तीन ही कंपोनेंट्स हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। इसके लिए देखो ग्राफ को पहले समझो, ग्राफ क्या था जरा समझो, फिर मैं बुक में दिखाऊंगा आपको। देखो हमने क्या किया बेटे, एक तरफ तो ये रेडिएशन निकल रहे हैं तो फॉइल की थिकनेस बढ़ाते चले गए। क्या किया? फॉइल की थिकनेस को बढ़ाया है, फॉइल की थिकनेस, फॉइल की मोटाई बढ़ाते चले गए। अब कोई बच्चा कह सकता है सर इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर गामा की है, उससे कम बीटा की है, सबसे कम अल्फा की है। तो जब फॉइल की मोटाई बढ़ाते जाएंगे तो पहले तो सारे रेडिएशन ही फॉइल के पार चले जाएंगे, फिर धीरे धीरे अल्फा एक लिमिट के बाद, एक मोटाई हो जाने के बाद अल्फा तो पार नहीं हो पाएंगे, लेकिन बीटा और गामा की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है तो वो फॉइल के पार हो जाएंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में लॉस आएगा, इंटेंसिटी घटेगी। तो हमें पता चल जाएगा एक कंपोनेंट अलग हो गया है। फिर फॉइल की मोटाई बढ़ाते जाएंगे तो फिर बीटा भी धीरे धीरे उतनी फॉइल की मोटाई को पार नहीं कर पाएंगे, तो इंटेंसिटी में एकदम गिरावट आएगी। तो हमें पता चलेगा कि बीटा पार्टिकल्स भी अब इस मोटाई को पार नहीं कर पा रहे हैं। फिर गामा भी एक लिमिट के बाद पार नहीं कर पाएंगे और रेडिएशन खत्म हो जाएंगे। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा कि जो कुल निकल रही है रेडियो एक्टिविटी में पार्टिकल्स या रेडिएशंस जो निकल रहे हैं उनमें तीन कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो एक तरफ मैंने क्या लिया है बताओ भाई, फॉइल की थिकनेस, और एक तरफ नाप रहा हूं इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी में गिरावट आएगी। तो देखो पहले थिकनेस बढ़ाई, सारे ही चीजें फॉइल को पार कर गई तो इंटेंसिटी अभी फिक्स है, कमी नहीं आई। फिर एक लिमिट के बाद अल्फा पार नहीं कर पाएगा तो इंटेंसिटी में फॉल आएगा। अब बताओ ये फॉल क्यों आया है, इंटेंसिटी क्यों कम हो गई? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बेटे अब पार नहीं कर पाए हैं फॉइल की थिकनेस को, लेकिन अभी बीटा और गामा पार चले गए हैं। इसके बाद फिर बेटे एक फॉल आएगा, ठीक है, यहां पर। अब बताओ ये फॉल क्यों आ रहा है? क्योंकि धीरे धीरे बीटा पार्टिकल्स भी अब पार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फॉल ये बता रहा है कि अब बीटा पार्टिकल्स भी पार नहीं कर पा रहे हैं। एक और ये फॉल हो गया। अब क्या होगा? अब बेटा गामा पार्टिकल्स भी पार नहीं कर पाएंगे, तो एक फॉल और आएगा, एक फॉल और आएगा इस तरह से। इसका मतलब अब गामा पार्टिकल्स भी इतनी मोटाई को पार नहीं कर पा रहे हैं। तो इस ग्राफ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कितने कंपोनेंट्स हैं रेडिएशंस में, या जो रेडियो एक्टिविटी वाले रेडिएशंस हैं उनमें तीन। ये फॉल क्यों आया है? फॉल आया है अल्फा रेस के एब्जॉर्प्शन के कारण। क्यों आया है? अल्फा पार्टिकल्स पार नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स के एब्जॉर्प्शन के कारण पहला फॉल आया है। दूसरा फॉल क्यों आया है? बीटा रेस के एब्जॉर्प्शन के कारण, या बीटा पार्टिकल्स के एब्जॉर्प्शन के कारण। और लास्ट फॉल क्यों आया है? गामा रेस के एब्जॉर्प्शन के कारण। तो देखो मैं आपको थोड़ा डायग्राम मैंने तो बना ही दिया है, एक बार अगर आप चाहें तो बुक में भी इसे देख सकते हैं। एक बार बुक में दिखा देता हूं, तो देखो जरा इस तरह से डायग्राम है। देखो थोड़ा सा जूम कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। देखो भाई दिख रहा है, एक तरफ क्या है? इंटेंसिटी है, एक तरफ क्या है? फॉइल की थिकनेस है। तो
तो आप देख रहे हैं पहला फॉल आ गया है, फॉल ड्यू टू अल्फा रेज एब्जॉर्प्शन। फिर दूसरा फॉल आया है फॉल ड्यू टू बीटा रेज एब्जॉर्प्शन, और तीसरा फॉल आया है फॉल ड्यू टू गामा रेज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इस तरह से इससे साफ साबित होता है कि कुल जो भी रेडियो एक्टिविटी में निकल रहा है उसमें 3 कंपोनेंट हैं। अब हमने क्या किया, इसको हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उससे देखो क्लैरिटी और बढ़ेगी। जरा समझना क्या एक्सपेरिमेंट किया। देखो ये है, पहले देखो दिख रहा है साफ। देखो बच्चों, इसमें क्या किया हमने, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एक लेड से, ये लेड का ब्लॉक है, इसमें रख दिया। लेड ब्लॉक में क्यों रखते हैं, क्योंकि लेड के आर पार ये रेडिएशंस नहीं जा पाते हैं। तो लेड ब्लॉक में रखने से ये रेडिएशन इस तरह से इनके पार नहीं जा पाएंगे। यहाँ कैविटी है, इसमें से रेडिएशन निकलेंगे। अब हमने क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इधर हमने दिखाया नहीं गया है, नेगेटिव प्लेट लगाई है। कौन सी प्लेट है, नेगेटिव। और इधर की तरफ हमने पॉजिटिव प्लेट लगाई है। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो देखो गामा रेडिएशन सीधे ही निकल गए हैं। देख पा रहे हो, क्यों बताओ, सीधा निकलना क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इनके पर कोई चार्ज नहीं है। अल्फा पार्टिकल्स देखो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए हैं, और बीटा पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए हैं। देख रहे हो, लेकिन आप ध्यान से देखो, बीटा पार्टिकल्स का डेविएशन बहुत ज़्यादा है, ये दूरी बहुत बड़ी है, और अल्फा पार्टिकल्स का डेविएशन काफ़ी कम दिखाया गया है, क्योंकि ये हैवी होते हैं तो इनका डेविएशन काफ़ी कम है। ये हमें नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, इसके लिए हमने क्या यूज़ की है, फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर ये रेडिएशन आके गिर रहे हैं। जब इस फोटोग्राफिक प्लेट को हम देखेंगे तो उसके एक्सपोजर से हमें पता चलेगा कि ये व्यवहार है अल्फा बीटा और गामा का। ठीक है, तो ये डायग्राम से तुम्हें, ये 2 डायग्राम जो मैंने बताया, एक ग्राफ और एक ये वाला डायग्राम, इससे साफ क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि इनमें 3 चीज़ें हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी बच्चों। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके की। जूम खत्म कर रहा हूं और बात करेंगे लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके की। ठीक है, तो देखो जरा, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके अगले लेक्चर में हम लोग ले रहे हैं, ये लेक्चर फिनिश कर रहे हैं, तो अगले लेक्चर में बता रहा हूं लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। थैंक यू बच्चों।